गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है उसमें बात करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है उस फर्स्ट बुक की। सॉरी, ये मैंने पार्ट थर्ड लिख दिया चैप्टर के भरोसे। पॉलिटिकल साइंस की अपनी जो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक का अपना जो सेकंड चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर के अपने निबंधात्मक प्रश्न और निबंधात्मक क्वेश्चन कौन से जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो काफी मोस्ट है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आपको फर्स्ट जो चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, उस चैप्टर के मैंने आपको 4 से 5 महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न बताए थे, उसी प्रकार से अपने जो सेकंड चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर के उन क्वेश्चनों की चर्चा मैं आपके साथ में कर रहा हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, या अपने कहे कि वेरी मोस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन से होंगे अपने 4 अंक वाले या 5 अंक वाले या 6 अंक वाले। कहने का मतलब है कि सेकंड चैप्टर से ये 5 क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लो, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो समझ रहे हो आप। छोटे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन के अपने टेस्ट ले रहे हैं, छोटे क्वेश्चन जो है उनका आपको टेस्ट अपने आयोजित हो रहा है, जो कंटिन्यू चल रहे हैं अपने 15-15 क्वेश्चनों के टेस्ट। छोटे क्वेश्चन आप उनको तैयार कर लो, बड़े क्वेश्चनों में आप इनको तैयार कर लो, आराम से आप एक अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। अब देखो, कल परसों मेरे पास में एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर जो आप क्वेश्चन दे रहे हो, अगर सारे क्वेश्चनों को हम तैयार कर ले तो क्या मेरे 80% आ जाएंगे क्या? तो भैया मैंने ये नहीं कहा था कि आपके 80% आ जाएंगे क्या, मैं वापस अपनी बात को दोहरा रहा हूं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आपके 80% आ जाएंगे क्या। हो सकता है आपके 85 भी आ जाए, हो सकता है आपके 90 भी आ जाए, हो सकता है आपके 60 भी आ जाए। हाँ, मैं इतना जरूर से कह सकता हूं कि जितना मैटर मैं आपको करा रहा हूं, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो। आपके 80% क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से मिल जाएगा आपको। मतलब जो पेपर होगा उसका 80% मैटर जो है वो अपने क्वेश्चनों में से ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है भैया वो काफी पिछले 5 सालों के पेपरों को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा कलेक्ट किए गए क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है और बार बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं। अब आप कहोगे कि गुरुजी 80% क्वेश्चन आ जैसे तो माखा क्यों कौन बने, थाके इल्ले कौन बने, क्योंकि देखो हर स्टूडेंट की लिखने की राइटिंग, उसके लिखने का तरीका, उसके लिखने की शैली अलग अलग होती है। अब कई स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं कैसे कह दूं उसको 80% आएंगे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी राइटिंग अच्छी है, तो हो सकता है उनके 85 भी आ जाए, उनके 90 भी आ जाए। हाँ, इतना जरूर से कह सकता हूं कि मेरे मैटर में से आपको 80% पेपर में मिल जाएगा। ओके, तो भैया आज अपनी जो सेकंड चैप्टर है अपने राजनीति विज्ञान का दो ध्रुवीयता का अंत, इसके 5 निबंधात्मक क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से बस आप इन 5 क्वेश्चनों को तैयार कर लो, इनके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं सर आप इनके आंसर भी हमें लिखाओ। तो भैया आंसर मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैंने जब क्लास ली थी, जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, उस समय आपको डिटेल से मैं समझा चुका हूं, डिटेल से आपको बता चुका हूं, आपको नोट्स लिखा चुका हूं। तो अब बार बार लिखाने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहां पर मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा कि इस प्रकार से इनका आंसर आपको देना है। चर्चा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार क्यों किए गए भैया? ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार किए? अब सबसे पहली बात तो गुरुजी मिखाइल गोर्बाचेव था कौन? तो ध्यान रखना भैया, मिखाइल गोर्बाचेव जो था वो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। ठीक है, और जिस समय ये राष्ट्रपति बना था तो सोवियत संघ की कंडीशन कुछ इस प्रकार की हो गई थी कि ये सुधार करने के लिए बाध्य हो गया। अब क्या कंडीशन हुई थी? तो अपने आंसर के तौर पर लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि सोवियत संघ में नौकरशाही का प्रभाव बढ़ गया था, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, मैं देखो आपको ओनली पॉइंट क्लियर करूंगा, डिटेल से क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना है। इनकी चर्चा आपने डिटेल से अपने जब चैप्टर पढ़ाया था उस समय कर चुके हैं, डिटेल से मैं समझा चुका हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि भैया सोवियत संघ की जो अधिकांश संस्थाएं थी, उन अधिकांश संस्थाओं में एक प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, तो उनमें सुधार की जरूरत थी, इसलिए सुधार किया। तीसरा, अपने कह सकते हैं कि सोवियत संघ के जो नागरिक थे उनको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए सुधार किया। चौथा, अपने कह सकते हैं कि भैया सोवियत संघ जो था उसमें एक ही दल था, साम्यवादी जो दल था उसका प्रभुत्व था, उसी का बोलबाला था। ठीक है, पांचवा अपने कह सकते हैं कि सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्य से मिलकर बना था भैया। ठीक है, और उन 15 गणराज्य में से एक ही गणराज्य जो था रूस, उसी का क्या था? दबदबा था।
ठीक है। इसके अलावा आपने कह सकते हैं कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। 7वां पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि लोगों की आर्थिक है, राजनीतिक है, ये आकांक्षाएं जो है वो सोवियत संघ पूरी नहीं कर पा रहा था। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार किए गए। तो 7 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा अगर 1-2 पॉइंट आप अपनी तरफ से लिखना चाहो तो आप और लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। ये बड़ा अच्छी तरह से मेरे को समझाया हुआ है, इसकी एक ही क्लास ली थी, अपने पूरा डिटेल से समझाया हुआ है, शॉक थेरेपी, ठीक है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी सभी के वीडियो मिल जाएंगे। शॉक थेरेपी क्या है, इसके प्रमुख परिणामों का आकलन कीजिए। मतलब शॉक थेरेपी कहते किसको है भैया, और इसका रिजल्ट क्या निकला। देखो शॉक थेरेपी क्या है, अपने कई बार स्कूलों में देखते हैं भैया कि कोई टीचर होता है, कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं तो उसके थप्पड़ के लगाता है, ठीक है। और जब बच्चा रोने लग जाता है तो फिर वही टीचर उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, ये रो मत, तेरे को चॉकलेट दिलाऊंगा, तेरे को बिस्कुट दिलाऊंगा। होता है या नहीं होता, कई बार ऐसा अपने स्कूलों में देखने को मिलता है। तो वही शॉक थेरेपी है भैया, वही क्या है, शॉक थेरेपी, मतलब चोट पहुंचाकर इलाज करना, वही क्या है, शॉक थेरेपी है। चोट पहुंचाकर या आघात पहुंचाकर क्या करना, इलाज करना, उसी को क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और भी है कि भैया धीरे धीरे परिवर्तन ना करके एक साथ परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो है वो भी क्या कहलाती है, शॉक थेरेपी कहलाती है। अब बात आती है कि सर इसके परिणाम क्या निकले, शॉक थेरेपी अपना ली, इसका रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट ये निकला कि भैया शॉक थेरेपी से जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई। मैंने आपको बताया था कि 90% जो उद्योग थे उनको औने पौने दामों में बेच दिया था। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो जाना, इसमें आप 2-3 लाइन लिख सकते हो। दूसरा अपने कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी के कारण मुद्रास्फीति बढ़ गई, ठीक है। तीसरा अपने कह सकते हैं कि जो रूस की मुद्रा थी रूबल, उस रूबल में क्या आ गई, गिरावट आ गई। चौथा पॉइंट अपने कह सकते हैं कि खाद्यान्न सुरक्षा की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। 5वें पॉइंट के अपने तौर पर कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी के कारण आर्थिक असमानताएं बढ़ गई, गरीब जो है वो और ज्यादा गरीब हो गए, अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर हो गए। इस प्रकार से 5 परिणामों के रूप में अपने इसका आंसर कर सकते हैं। एक बार कमेंट आया था अभी कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट का कि सर इन क्वेश्चनों के आंसर हम कितने बड़े दें। तो भैया सीधा सा ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन की आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसकी शब्द सीमा दी होगी। शब्द सीमा समझते हो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसकी शब्द सीमा दे दी कि 100 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। अब 100 शब्द ऐसे तो है नहीं कि अपने एग्जाम में बैठ के गिनेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसका सीधा सा आप आइडिया ये लगा के रखो कि एक लाइन में कम से कम 8 से लेकर 10 तक शब्द आते हैं। तो आप जैसे ये 100 शब्द है तो 100 शब्दों का उत्तर आप मेरे ख्याल से 12 से 13 लाइन में आप को उत्तर देना चाहिए। 150 शब्द आ गए तो 15 से लेकर 20 लाइन में आपको उत्तर देना चाहिए। 200 शब्दों में आ गए तो आपको कम से कम 20 से 25 लाइन में उत्तर देना चाहिए। मतलब एक लाइन की ये मान लो कि आप 8 वर्ड आते हैं एक लाइन में, ठीक है। अब उसके अनुसार आप अनुमान लगा लो कि हमें कितना बड़ा आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भैया, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण और परिणामों पर प्रकाश डालिए। हो सकता है भैया ये इतना बड़ा क्वेश्चन ना देके आपको ऐसे दे दे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, इसके विघटन के प्रमुख कारण बताइए। यह क्वेश्चन देते कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम बताइए। अब परिणाम तो आपको सबको पता है, शीत युद्ध के जो परिणाम थे वही 90% इसके परिणाम है, ठीक है। तो अब सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में हुआ था भैया, कोई दिक्कत नहीं है। रूस, यूक्रेन और बेलारूस इन्होंने सोवियत संघ के विघटन की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। अब बात आती है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कारण क्या थे। तो कारणों में भी अपने फर्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे इसकी सोवियत संघ की जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी वो अंदरूनी तौर पर क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, उनमें नौकरशाही का बोलबाला हो गया था, उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। दूसरा पॉइंट अपने देख सकते हैं कि सोवियत संघ के जो अधिकांश संसाधन थे उन संसाधनों का व्यय जो है वो किसकी होड़ पर समाप्त कर दिया, हथियारों की होड़ पर समाप्त कर दिया। अरे सोवियत संघ ने क्या किया था, अमेरिका की देखे देखे हथियारों की होड़ ही तो की थी, और उस हथियारों की होड़ से सोवियत संघ क्या हो गया था, आर्थिक रूप से कंगाल हो गया था। इसके अलावा तीसरा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि सोवियत संघ पर एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था या एक ही पार्टी का अंकुश था, ठीक है। चौथा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी सोवियत संघ जो है वो काफी पिछड़ चुका था। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ। परिणाम क्या हुआ भैया, एक दूरी विश्व व्यवस्था कायम हो गई, 2 दूरी विश्व व्यवस्था समाप्ति हो गई, रूस का दबदबा कायम हुआ, पूंजीवाद का वर्चस्व बढ़ा, अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि हुई, निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया लागू हुई, ठीक है। ऐसे कई रिजल्ट निकले, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन है भैया
सोवियत राजनीतिक प्रणाली की कोई 4 सकारात्मक और 4 नकारात्मक विशेषताएं बताइए। सोवियत राजनीतिक प्रणाली क्या थी? भैया आपको बताया था कि 15 गणराज्य जो है मिलकर उन्होंने सोवियत राजनीतिक प्रणाली का क्या किया था, गठन किया था। अब इसकी 4 सकारात्मक विशेषताओं में बात करें तो पहली विशेषता क्या थी कि भैया इस सोवियत राजनीतिक प्रणाली में एक ही दल का सभी संस्थाओं पर क्या था, नियंत्रण था। कौन सा दल? कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि आर्थिक प्रणाली जो थी सोवियत संघ की या सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो थी वो किस प्रकार की थी? एक प्रकार से योजनाबद्ध थी और उसके ऊपर किसका कंट्रोल था? राज्य का कंट्रोल था। तीसरा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली में संचार व्यवस्था उन्नत थी। चौथा लिख सकते हैं अपने यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी सोवियत राजनीतिक प्रणाली में, जब गठन हुआ था उस समय बेरोजगारी नहीं थी। पांचवा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि यहाँ पर विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जैसे तेल था, लोहा था, इस्पात था, मशीनरी थी, काफी थे उस समय। पांचवा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि संपत्ति जो थी उस संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण था। छठा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि आर्थिक प्रणाली जो थी वो योजनाबद्ध थी। ठीक है, ऐसे कई अपने सकारात्मक के परिणाम है, सकारात्मक विशेषताएं हैं। नकारात्मक विशेषताओं की बात करें तो नकारात्मक अपने कह दें कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो अनुशासन था वो कैसा था? कठोर था। तो पहला पॉइंट हो गया कम्युनिस्ट पार्टी का कठोर शासन। दूसरा अपने लिख सकते हैं कि नौकरशाही का प्रभाव बढ़ना या नौकरशाही का पूर्ण नियंत्रण होना। तीसरा अपने लिख सकते हैं कि भैया सोवियत प्रणाली जो थी वो 15 गणराज्य से मिलकर बनी थी, लेकिन एक ही गणराज्य ऐसा था जिसका पूरे सोवियत राजनीतिक प्रणाली पर दबदबा था, और वह कौन सा था? रूस था। चौथी नकारात्मक विशेषता अपने लिख सकते हैं कि सोवियत प्रणाली में अपने अधिकांश संसाधन, अधिकांश रुपया जो है वो हथियारों की होड़ पर क्या कर दिया? व्यय कर दिया। तो ये हो गए अपने नकारात्मक, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है भैया शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध, मतलब शीत युद्ध हुआ था भैया तब इन दोनों देशों के संबंध कैसे थे? हालांकि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, लेकिन फिर भी इनके संबंध किस प्रकार के थे उनके चर्चा आपको करनी है। तो इसमें भैया आपको पॉइंट बना बना के आपको इनका वर्णन करना है। जैसे 3-4 पॉइंट बना सकते हो। पहले तो आप आर्थिक संबंध दिखा दो, फिर सैन्य संबंध दिखा दो। सैन्य संबंध में जैसे भारत जो है वो सोवियत संघ से हथियार खरीदने के मामले में दूसरे स्थान पर था, बताया हुआ आपको डिटेल से। फिर राजनीतिक संबंध दिखा दो, फिर सांस्कृतिक संबंध दिखा दो। इस प्रकार से राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक इन संबंधों के आधार पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ मोटा मोटा आपको बताया, डिटेल से आप इसको तैयार करने के लिए आप वीडियो देख सकते हो या आपकी कॉपी में जो नोट्स लिखे हुए हैं वहां से इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर सकते हो। लेकिन इतना जरूर से कहूंगा कि इन 5 क्वेश्चनों को आप जरूर से तैयार कर लेना। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।